है सुधांशु जी, एक पूरी सरकार आपकी जो एक किला था, कहा जाता था बीजेपी का पहला किला दक्षिण भारत में, वो आज ढह गया है और खुद बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। ऐसा है, जो किला ढहा है ये भाजपा का खुद का निर्णय था विकल्पों को लेके। येडियुरप्पा साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, इसका बहुत दबाव था भाजपा पे, और वहां पे तभी ये एहसास था। रोकना पड़ रहा है, जनार्दन द्विवेदी कुछ बोल रहे हैं, सुनना चाहेंगे जी। ये नीतियों की हार है, उनके आचरण की पराजय है, और कुल मिलाकर के उनके दृष्टिकोण को जनता ने अस्वीकार किया। सर एक सवाल तो आचरण की पराजय है, ये कहना है जनार्दन द्विवेदी का, कांग्रेस के। जी सुधांशु। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि चाहे सरकारें जातियों तो जाएं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम लोग कोई भी जो है समझौता नहीं करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि अगर देश में एक प्रदेश को जीत के आप देश हारने वाले थोड़ी हैं। हमारी जो एक अपनी छवि है, एक हमारा जो डिस्टिंक्शन है, हम उसको खोने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए और ये गणित, चुनाव की गणित हर एक को पता थी, हमें पता थी कि अगर फैक्टर है सर, कहीं यही तो नहीं बीजेपी को, कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था बीजेपी के लिए, क्योंकि जो लैंड माइन स्कैम था, लैंड एलोकेशन स्कैम था, जो आईडीज के लिए 40 लाख फेक आईडीज दी गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। तो जो वहां की राज्य की जनता थी, वो आए दिन जो राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, वो त्रस्त हो गई थी उससे। मैंने आपसे जैसे कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय था हम लोगों के जहन में। क्यों? क्योंकि येडियुरप्पा जी के ऊपर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लोकायुक्त ने जांच करके जब पाया और उन्होंने उनको कहा कि नहीं, इन पे ये चार्ज जो है गंभीर हैं, उसके बाद भाजपा ने तय करा कि नहीं, इनको हटाना है हम लोगों ने, और हमने हटा दिया। उसके बाद येडियुरप्पा जी का बहुत दबाव पड़ा और फिर उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे वापस दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मैं लिंगायत वोट जो है उसका भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा के सामने ये विकल्प था कि या तो भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लो या फिर सरकार जाए तो जाए। हमने यही तय करा, सरकार जाए तो जाए, और मेरा मानना है कि भाजपा सही था। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, कर्नाटका की जनता ने जो जनादेश दिया है, इसके बावजूद सर आपने सदानंद गौड़ा, फिर जगदीश शेट्टर, तमाम ये मुख्यमंत्री एक साल भी नहीं चल पाए, उनको थोपते रहे आप राज्य पर। अगर इतना समझौता करना था पहले ही कर लेते। मैंने कहा ना, समझौता नहीं करा। समझौता ये था कि उनका तो ये था कि हमें बनाइए। येडियुरप्पा चाहते थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बने, हम नहीं उसके लिए तैयार थे। हमारा मानना था कि जहां तक पब्लिक ऑफिस का सवाल है, पब्लिक ऑफिस में उस आदमी को देंगे जिसकी छवि जो है साफ होगी और जिसपे भ्रष्टाचार के गंभीर। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। हमारे यहाँ अगर किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं तो उस आरोप के प्रति हमारा क्या रिस्पांस होता है, ये देखिए आप। एक सेकंड कर लू ना। देखिए पहले बंगारू लक्ष्मण जी का आपने कहा, बंगारू लक्ष्मण जी के ऊपर आरोप है, उनको हटा दिया गया। येडियुरप्पा के ऊपर आरोप है, उनको हटा दिया गया। आपने नितिन गडकरी की बात करी, नितिन गडकरी जी ने कहा मैं खुद दूसरी का। हमारे बारे में फर्क क्या है? कांग्रेस क्या करती है कि भ्रष्टाचार के जब आरोप आते हैं तो जिस बेशर्मी से या जिस संवेदनहीनता के साथ वो उस चीज को डिफेंड करती है, उससे सारा देश शर्मनाक हो जाता है, शर्मसार हो जाता है। राजनीति की प्रतिष्ठा पे इतना फर्क पड़ चुका है। सुधांशु जी थोड़ा मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं तत्वों को। मेरे ख्याल में येडियुरप्पा जी ने ये नहीं कहा कि मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए, वो चाहते थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने ताकि वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में थोड़ा उनका से हो। कभी उन्होंने नहीं कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि मामला ये है कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, वो सेंटर और स्टेट जो बीजेपी हाई कमांड है और जो कर्नाटका यूनिट है, उनके जो अंदरूनी लड़ाई है पूरी तरह उलझा गया उसमें। जो प्रॉब्लम आपको मध्य प्रदेश या गुजरात में नहीं दिखाई दे रहा है, ये बुरी तरह हुआ है कर्नाटका में। अनंत कुमार जी और सेंट्रल लीडर्स, ये पहले दिन से इनका यही वो एजेंडा था कि येडियुरप्पा जी को किसी तरह हटाएं, और कोई कसर नहीं छोड़ा येडियुरप्पा जी को हटाने में। और इसमें अडवाणी जी, सुषमा जी, सबकी भूमिका, अहम भूमिका रही। हम उम्मीद यही करते हैं कि बीजेपी आत्ममंथन जरूर करेगी। एक छोटा सा ब्रेक हम तुरंत ले रहे हैं, लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
चाहते थे कि कांग्रेस आ जाए। दूसरा एक सवाल है सर, जो सीएम कैंडिडेट को लेकर किसको माना जाए? नहीं, ये तो हमारे पार्टी में हाईकमांड तय करती है हमेशा। आज ही नहीं, मैं कम से कम 41 साल से मैं एमएलए हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 साल से हूँ, तो मैं देखा हूँ कि हमेशा यहाँ पर ऑब्जर्वर्स तो आते हैं, सबसे पूछ लेते हैं और हाईकमांड तय करती है, और जो हाईकमांड तय करेगी उसको सभी लोग मानते हैं। We reached at least 45-50. We are going to reach without any cooperation from anybody. Sir, are you without money. Overall, with the result, are you disappointed with the result? No, I am not disappointed. We are going to bow our head. The decision taken by the voters of Karnataka. We will sit in the opposition. We will fight it. Sir, you were hoping for a long time that you would be either king or kingmaker. Now you are neither of that. No, day one itself I told I am not a king or I am not a kingmaker. People will going to decide who will be the king, who will going to be play a kingmaker role. JDS is doing better than what it was expected by the political people across the state. But it doesn't mean that BJP will go behind. Of course, there is a small setback to BJP right from the starting of accounting started till now. Our expectations, we could not reach to our expectations. Yes. तो कांग्रेस ने कमाल का प्रदर्शन एक तरह से कर दिखाया है कर्नाटक में, लेकिन ये कांग्रेस की खुद की जीत नहीं है, ये बीजेपी ने जिस तरह से अपना खेल बिगाड़ा है उसका नतीजा है कि कांग्रेस को ये राज्य पर सत्ता संभालने का मौका मिलेगा। ओम थानवी, एडिटर जनसत्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। थानवी जी, इस समय आप कैसे आंक रहे जो ये पूरी स्थिति उभर कर सामने आई है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी मात है, और बल्कि इस तरह की है कि ये 5 साल में वापस उठ पाएंगे या नहीं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जेडीएस ने तीसरे नंबर पे जेडीएस है। और मतलब भारतीय जनता पार्टी जिसने 5 साल शासन वहां पे किया, 3-3 मुख्यमंत्री बदले, और ये जाहिर करने की चेष्टा की कि हम सब कुछ समझौता करने को तैयार हैं। यानी लिंगायत जो है हमेशा ही कहते रहे कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन लिंगायतों के वोट के लिए उन्होंने काफी समय तक निकाला नहीं था येदियुरप्पा को। तो हर तरह का समझौता करने के बाद में भी अगर आज जो है ये हालत उनकी है, तो मेरे ख्याल में दोबारा उठ पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ मिस्टर लहर सिंह, एमएलसी कर्नाटक के मौजूद है बीजेपी से, और साथ ही सुधांशु मित्तल भी हैं हमारे साथ जो बीजेपी के हैं दिल्ली से। लहर सिंह जी, आपने बोला था कि किला नहीं ढहा है, सिर्फ कुछ गुंबद गिरे हैं। यहाँ पर थानवी जी कह रहे हैं कि नहीं, वापसी 5 साल में हो पाएगी कि भी नहीं, वो भी अपने आप में एक सवाल है बीजेपी के लिए। अब निधि जी, मैं सारी बात स्पष्ट कर सकता हूं, और सुधांशु मित्तल जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। अगर आप मुझे समय दे तो मैं सारी बातों का खुलासा हमारी यार क्यों हुई है, क्या है, जितना मैं जानकारी है, और डेफिनेटली मेरी जानकारी सुधांशु मित्तल जी से कर्नाटक के बारे में ज्यादा है। वो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्र के बारे में उनकी जानकारी हो सकती है, लेकिन कर्नाटक के बारे में मुझे जानकारी ज्यादा है। अगर आप समय दे तो मैं बात करूं। जी। हाँ, आप मुझे बीच में टोकिएगा नहीं। सर, समय होता है, हमारे पास इनपुट्स आते रहते हैं, समय आप काफी गंवा रहे हैं, प्लीज बोलिए सर। हाँ, तो सुधांशु मित्तल जी ने ये कहा कि येदियुरप्पा जी हटाने के बारे में वो उन्होंने पूरी तरह से सही बात नहीं कही है। जब 2009 में जब हैदराबाद रिवोल्ट हुआ था, सबको जग जाहिर है, उस समय येदियुरप्पा जी पर कोई भी कलंक नहीं था, कोई भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप उस समय नहीं था। आप जानते हैं किस तरह से 48 एमएलए हैदराबाद ले जाए गए, और वहां पर किस धन बल के और किस तरह के ले जाए गए, आप सबको जग जाहिर है। और उसमें संघ परिवार से संबंधित एमएलए भी उस 48 के लोगों की लिस्ट में थे। और उस समय जिस तरह से येदियुरप्पा जी को वहां दिल्ली बुलाकर 5 दिन बिठाकर उनको जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, और उनसे ऐसे समझौते कराए जो संवैधानिक रूप से हमेशा प्रतिकूल रहे, और सारे 64 ट्रांसफर, 64 ट्रांसफर एक साथ उनको बंदूक रखकर उनसे करवाए गए। उसी दिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रोए, कार्यकर्ता तैयार थे कि माइनिंग माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करें, और पूरी जनता, कर्नाटक की 6 करोड़ जनता उनके साथ थी। उस समय हाईकमांड ने एक हमारे बड़े नेताओं को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उनके यहाँ उनको बुला करके जबरदस्ती उनसे समझौता करवाया। ये मैं मानता हूं कि उसमें मुख्यमंत्री को भी अपने समझौता नहीं करना चाहिए था, और बड़े नेताओं के बुलावे में नहीं आना चाहिए था,
और आज एक बात और कहना चाह रहा हूं, आज कर्नाटक में हार हुई, जो सुधांशु मित्तल जी भी इस बात को समझ लें, उनसे माफी मांगते हुए मैं बात करना चाहूंगा कि जब यहां नेता आते ही यहां भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और वो भी बड़े नेता मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, और जब कर्नाटक का मामला आता है, येडियुरप्पा का मामला आता है, तो टफ स्टैंड लेते हैं। और जब उनको आज मालूम है कि उनमें किसको किसमें अटल जी की छवि दिखाई देती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे पूज्य नेताओं ने ये बात कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक की 6 करोड़ जनता उनमें माफियाओं की माताजी देखती हैं, माफियाओं की माइनिंग माफियाओं की मदद है, और उन्होंने भी अपना 12 साल से उनको अपना बच्चा माना हुआ है। मैं तो समझता हूं रेड्डी ब्रदर्स में जो मिसगाइड हुए हैं उनकी वजह से, क्योंकि 12 साल से इस बार ये बात कई मीडिया में आ चुकी है, लेकिन जो सुधांशु मित्तल जी ने ये बात की, मैं दोहराना चाहता हूं, राज्य के नेता सीधे तौर पर जो केंद्र में बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं उन पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जो केंद्र में बैठे रहते हैं नेता, वो दबाव डालते हैं राज्य की जिस तरह से नीति है जो वहां पे चलता है, और उसी का खमियाजा है जो भुगतना पड़ रहा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है निधि जी। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, ये चर्चा हो रही है, भाषण नहीं हो रहा, चर्चा हो रही है। जी मिस्टर मित्तल। देखिए ऐसा है, नहीं सुधांशु मित्तल जी पहले अपने अपडेट कर लें कर्नाटक के बारे में, कभी कर्नाटक में आना हुआ नहीं है, मैंने उनको कई बार आने का न्योता दिया, आप आए हैं, कर्नाटक की स्थिति समझे, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कर्नाटक को आप जरा डीपली समझे, हमारी एकमात्र सरकार है, लेकिन कभी कोई उन्होंने कर्नाटक पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए था, बल्कि वो ध्यान नहीं दिया और इसको नेग्लेक्ट किया गया हर समय कर्नाटक को हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने। निगलेक्ट नहीं लहर सिंह जी, उन्होंने बहुत डिस्ट्रक्टिव रोल, एक तरह से नकारात्मक भूमिका निभाया है आपके सेंट्रल लीडर्स ने, कुछ सेंट्रल लीडर्स ने, और आप शायद मुझसे सहमत होंगे उस बारे में। जहाँ तक कर्नाटका का है, कर्नाटका एक माइन जैसा हो गया उनके लिए, पॉलिटिकल माइन। सुधांशु मित्तल जी कर्नाटक के बारे में न बोले तो अच्छा है, न बोले तो अच्छा है, और भ्रष्टाचार की बातें करना, मतलब आपने किस तरह से आज भ्रष्टाचार सारी पार्टियों में फैल गया है, और नेता आपके टीवी में चैनल में आकर के शेमलेसली डिफेंड करते हैं, जैसे कांग्रेस वाले बंसल को डिफेंड कर रहे हैं, कांग्रेस वाले दूसरे उनको नेताओं को डिफेंड कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार उनको अश्विनी कुमार को डिफेंड कर रहे हैं। इसी तरह मुझे शर्म आती है कि कम्युनिस्टों को, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, कम्युनिस्ट नेता सुचिता के लिए जाने जाते हैं, वो भी सेक्स स्कैंडल में और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कैसे टीवी पर बैठकर उनका बचाव करते हैं। ये आज 100 करोड़ जनता के सामने ये अपराध मैं नहीं कर सकता, सुधांशु मित्तल जी कर सकते हैं। नहीं, आप तो अपनी पार्टी की फिक्र करिए ना, आप कम्युनिस्टों की क्यों फिक्र कर रहे हैं? हाँ, मेरी पार्टी की फिक्र, हम हमारी ये पार्टी फिर खड़ी होगी। मैंने कहा किला ध्वस्त खड़ी नहीं होगी आपकी पार्टी। पूरे करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश में एकजुट हैं, और समय आने पर हम 2014 में कोई गलतफहमी में नहीं रहे, हमारी सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ, और इस बात को सब लोग सुन लें। ये आप घोषणा कर रहे हैं, अडवाणी जी चाहते हैं क्या, सुषमा जी चाहते हैं क्या? एक चीज सुधांशु, जो ये बौखलाहट है, बौखलाहट जो है एक कार्यकर्ता की या जो नेता जमीन से जुड़ा है, उसको क्या दिल्ली में बैठे आला कमान समझता है या नहीं? अब भी समझेगा कि नहीं 2014 से पहले? हेलो जी, मैं अब कुछ कह लूं जी? जी ऐसा है, 2014 लहर सिंह जी हमारे बहुत दोस्त हैं, और मैंने कहा हम दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन लहर सिंह जी से मैं इस विषय में इश्यूज ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहता कि उनको भी बहुत कुछ पता है, मुझे भी बहुत कुछ पता है। और लहर सिंह जी, यहाँ आप एक तरफ तो 2014 में कांग्रेस को हराने की बात करते हैं, एक तरफ आप जो है इतना जहर उगल रहे हैं। अच्छा, मेरा कहना है कि जो कर्नाटका का जो हाल हुआ है, उसका उसका जिम्मा किसका है किसका नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैंने कहा मैं लहर सिंह जी के विषय में और लहर सिंह जी से पर्सनल लेवल पे मैं वाकई युद्ध में इन्वॉल्व करूं, ये जरूरी नहीं समझता। दूसरी आगे की बात ये है कि जनता, कर्नाटका की जनता ने एक अपना मत दिया है, जनादेश दिया है। जनादेश का कारण मैंने आपको बना दिया कि ये हमारी चॉइसेस थी, एंड हमने उस चॉइस को एक्सरसाइज करा कि सरकार जाएगी तो जाएगी। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि सरकारों का प्रदर्शन, भाजपा की सरकारों का क्या होगा, इसके बारे में चिंता करनी बहुत ज़रूरी है। भाजपा की सरकारों से जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग पार्टी विद द डिफरेंस माने जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में हमारी सरकारों का भी प्रदर्शन भ्रष्टाचार के मापदंड पे या किसी भी मापदंड पे
कांग्रेस की सरकार जैसा रहेगा तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है और इस चुनाव के जनादेश के बाद बहुत गंभीरता से हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कहाँ गलती हुई, कहाँ गलतियां नहीं हुई, क्या खोया, क्या पाया। चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है सुधांशु, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो फिलहाल हमारे साथ अब अभय कुमार दुबे भी जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपसे इनिशियल आपका रिएक्शन जो ये तमाम आज रिजल्ट्स कर्नाटक के आए। मुझे तो कर्नाटक की हालत को देखकर उत्तर प्रदेश की हालत याद आ रही है। उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में निर्विवाद नेता थे, उन्होंने उनको दूध में से मक्खी निकाली जाती है उस तरह से बीजेपी में से निकाल दिया। और उसके बाद कल्याण सिंह ने पूरी कोशिश की कि वो जीतें या न जीतें, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो जाए। और तब से अभी तक की आप राजनीति पर निगाह डालें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो संसदीय चुनावी हैसियत है वो लगातार घटती चली जा रही है। ये भारतीय जो येदियुरप्पा के साथ हुआ लगभग वैसा ही, कल्याण सिंह वैसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, उस तरह की समस्या नहीं थी, लेकिन आप देखें सांगठनिक दृष्टि से अगर देखें तो वो मॉडल वही है। लगभग ऐसा ही मॉडल उमा भारती के मामले में भी बीजेपी की आला कमान ने मध्य प्रदेश में अपनाने की कोशिश की थी। बीजेपी की खुशकिस्मती से, संयोग से मध्य प्रदेश में भाजपा की वो हालत नहीं हुई जो कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हुई है। इसी से मिलता जुलता मॉडल वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ राजस्थान में भी बीजेपी के नेताओं ने अपनाने की कोशिश की, जिसको राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों थोड़ा बहुत दुरुस्त किया है, इससे उनकी पार्टी को जो राजस्थान में हित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर समस्या ये है कि जो केंद्रीय नेता होते हैं उनको तो अपना जनाधार और प्रभाव साबित करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। क्षेत्रीय नेताओं से लगातार वो उम्मीद करते रहते हैं कि वो अपना प्रभाव साबित करेंगे। केंद्रीय नेता तमाम कारपोरेट शक्तियों के साथ में हेलमेल किए रहते हैं, उनके साथ उनके बैकवर्ड फॉरवर्ड समीकरण बने रहते हैं। आपका जो आकलन है वही हमने एक ब्रेक से पहले लहर सिंह जो वहां के एमएलसी हैं कर्नाटक के, वो और सुधांशु मित्तल जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, उनके बीच तकरार जो हुई थी वो उसी से यही सब लबोलुबाब सामने आ रहा था। हमारे साथ अब संजय निरुपम भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और एक तरह से उन्होंने पूरा इस यहाँ के इलेक्शन को संभाला है। संजय निरुपम, आपको मुबारकबाद जिस तरह से कांग्रेस का रिजल्ट इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन आप खुद इस रिजल्ट को कैसे आंक रहे हैं इस समय? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कर्नाटक की जनता को भी पूरी नम्रता के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए कि जब शुरुआती दौर में जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उसका हिसाब किताब ये था कि 90 और 100 के बीच में कांग्रेस पार्टी रहेगी और एक क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को नहीं मिलेगी, जबकि ये तय था कि बीजेपी हारेगी। ऐसे में कर्नाटक की जनता ने एक बहुत ही परिपक्व तरीके से, बहुत ही जिम्मेदार तरीके से एक फैसला दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगभग सरकार बनाने के लिए जितने आंकड़े चाहिए वो आंकड़ा दिया उन्होंने। तो इसके लिए कर्नाटक की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की हार लगभग तय थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री दिए, 1 मुख्यमंत्री जेल में गए। सिर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था, हमने पूरे प्रचार के दरमियान ये बताया कि साहब एसएम कृष्णा की जब सरकार थी तब कर्नाटक कहां था और आज जो पिछले 5 वर्षों से बीजेपी की सरकार है तब कर्नाटक कहां पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं कुशासन भी महत्वपूर्ण था। भ्रष्टाचार एक मुद्दा था लेकिन कुशासन एक महत्वपूर्ण था। अब आप कह सकते हैं कि वोट उनका स्प्लिट हुआ, ये हुआ, लेकिन बीजेपी का जो 11% वोट स्प्लिट होता है उसमें से सिर्फ 4% वोट येदियुरप्पा के पास जाता है और बाकी सारे वोट कांग्रेस और जेडीएस के पास आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर एक मोहभंग हुआ था। इस समय आपने कहा जी, आपने कहा इस समय कि किस तरह से एसएम कृष्णा के जमाने में सरकार थी और ये बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार के इलेक्शन में एसएम कृष्णा को तो बिल्कुल साइड ट्रैक कर दिया था कांग्रेस ने। नहीं, ऐसा नहीं है। एसएम कृष्णा कई जगह कैंपेन में गए, उन्होंने, उनकी उम्र ज्यादा थी तो उन्होंने कहा कि मैसूर, मांड्या और बेंगलोर इलाके में ज्यादा कैंपेन करूंगा। कैंपेन किया। जब श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस अध्यक्ष गई थी उनके साथ स्टेज पे थे, राहुल जी के साथ। महत्वपूर्ण बात यह है, निधि एक मिनट, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को अपना तारनहार बताती है और बताती है कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे तेजी से सत्ता में आ रही है दिल्ली में,
वो व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और जब वो गए, उनके जाने से पहले बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, जब वो प्रचार करने गए तो बीजेपी तीसरे नंबर पे पहुंचती हुई दिख रही है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है। हम लोगों ने अपने मेहनत से और अपने कैडर को मोबिलाइज करके, निरुपम जी पता नहीं कौन सा बैरोमीटर यूज कर रहे हैं कि मोदी के जाने के पहले इतना था। बीजेपी का हार और करारा हार तय था, वो तो एक साल पहले ही तय था। कांग्रेस ने अच्छी तरह एडवांटेज लिया और आपने जो कहा कि ये बीजेपी की ये कांग्रेस की जीत नहीं है, बीजेपी की हार है, मैं उससे असहमत हूँ। क्योंकि जो टिकट बंटवारा कांग्रेस ने किया, उन्होंने देवराज अरस का फॉर्मूला अपनाया और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कांग्रेस ये कर्नाटका जो है उसकी कास्ट अरिथमेटिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिंगायत, वोकलिगास, कुर्बास, बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज, तो एक तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया इस बार कांग्रेस। सारे कम्युनिटीज काफ़ी खुश थे। और ये भी कही जा रही थी, पॉलिटिकल बाजार में ये बात चल रही थी कि अगर हंग असेंबली होगा तो जेडीएस और बीजेपी की आने की बहुत संभावना है। मुझे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। सिद्धरमैया कांग्रेस के नेता हैं, ये उनके पहले दृश्य हैं जब वो बाहर निकल कर आ रहे हैं जीत के बाद। जिस तरह से मैसूर से हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि उनके घर के बाहर किस तरह जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। ये पहले दृश्य हैं जब वो उस कमरे से बाहर निकले हैं और हम देख सकते हैं कि वो शायद अब निकल कर अपने जो समर्थक हैं सुबह से ही इंतजार करें, जब से रिजल्ट्स आए हैं उनका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और मुबारक के बाद वो बाहर निकले। एक बहुत बड़े कैंडिडेट हैं वो, इस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार एक तरह से माने जा रहे हैं। तमाम एक लिस्ट है, फहरिस्त है। संजय जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल, क्या कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चिंता होगी कि कौन मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो कई कैंडिडेट्स हैं जो आप लोगों के सामने होंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता नहीं है, इसलिए कि देखिए जब राजनीतिक जीवन में जो लोग होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो सब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक स्थापित प्रक्रिया है। अब जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सीएलपी की मीटिंग होगी, इधर से 3-4 ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे और ऑब्जर्वर सारे एमएलएस के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में सहमति होगी, उस व्यक्ति के नाम के बारे में या हमारे शीर्ष नेतृत्व को बताया जाएगा और उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया आज से नहीं, जब से कांग्रेस पार्टी है आजादी के बाद से, तब से इस प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी होने वाला है। हाँ, बड़े बड़े नाम हैं, सारे अच्छे नाम हैं, सारे लोकप्रिय हैं, सभी का अपना जनाधार है, चाहे सेंटर में बैठे हुए हमारे मिनिस्टर हो या कर्नाटक के हमारे नेतागण हो। सिद्धरमैया एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, खड़गे साहब बहुत अच्छे नेता हैं, मोइली साहब बहुत अच्छे नेता हैं, परमेश्वर बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। वो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सफलता के साथ उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया इस चुनाव में और इससे पहले भी 2-3 वर्षों में जो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। खड़गे ने एनडीटीवी पर कहा है कि कोई एमएलए एमएलसी नहीं, जो आला कमान है वही डिसाइड करेंगी मुख्यमंत्री कौन है, तो सब उन्होंने आला कमान पर सौंप दिया है। बिल्कुल, आला कमान को एक निर्णय तो लेना ही पड़ता है, आला कमान एक अंतिम निर्णय तो लेता ही लेता है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है अंतिम निर्णय वही लेगा, लेकिन एमएलएस के साथ भी राय विचार करने की एक प्रक्रिया रही है, एक परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी में और उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले मैं मिस्टर थानवी, जो ये मुख्यमंत्री चयन की राह, क्या ये इस समय एक चिंता तो रहेगी कांग्रेस के लिए? नहीं, खड़गे देखिए बिल्कुल साफ कह रहे थे, उन्होंने तो साफ साफ कहा था जो फैसला होगा वो आला कमान करता है, लेकिन अब जो इन्होंने कहा निरुपम जी ने, ये तो एक दिखावा होता है। मोटे तौर पे तय हो गया कि इसको बनाना है, अब क्या उनके कारण होते हैं, स्रोत होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी उनके चुन के आते हैं प्रतिनिधि, उनको संकेत कर दिया जाता है कि ये चुनाव हुआ है, तो इसलिए उनकी राय जो है समग्र तौर पे नहीं ली जाती है। इतना लोकतंत्र होता तो मुश्किलें क्या थी। बिल्कुल, खड़गे ठीक कह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।